हेलो दोस्तों, जैसा आपको विदित ही है, हम यहाँ क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं और रोज़ाना 50 क्वेश्चन आपके समक्ष आते हैं और आप उनका सही आंसर चूज करके कमेंट करके मुझे आंसर देते हैं और अपना स्कोर पता करते हैं। जानते हो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा मस्तिष्क और ये हमारी जो इंद्रियां होती हैं वो एक साथ काम करना आरंभ करती हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से हमें बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है। ये आप सब लोग भी जान ही चुके होंगे, इसलिए बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें, 50 के 50 क्वेश्चन लगा कर देखें और फिर पाएँ कि कौन सा क्वेश्चन हमारा गलत हुआ है और कौन सा सही हुआ है। इस आधार पर हम क्वेश्चन करते हैं। आइए, आज का जो हमारा क्वेश्चन है 101 का। 100 तक हम कल क्वेश्चन कर चुके थे। आज का क्वेश्चन रहेगा 101। 101 क्वेश्चन है, निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। दोस्तों, हमारे समक्ष दी गई हैं कुछ सूचियां और इनको हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। सुमेलित की बात करते तो एक तरफ हमारे पास व्यंजन दिए गए हैं और सूची 2 में हमारी तरफ उच्चारण स्थान दिए गए हैं। इन सभी को मिलान करके नीचे जो कूट दिया गया है, इसमें से सही कूट का चयन करके आपको कमेंट करके आंसर देना है। आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों, जो ग है ये क वर्ग है और क वर्ग का कौन सा होता है? कंठे होता है। उसके बाद है ग वर्ग, पूरा क वर्ग कंठीय होता है। उसके बाद दिया गया घ, दिया गया ध। दोस्तों, ये ध है। अगर ध की बात करते हैं तो त, थ, द, ध आता है हमारे समक्ष, तो ध आ रहा है तो बी के अंदर क्या हो जाना चाहिए? त, थ, द, ध दंतीय है हमारा। और यहाँ जो विकल्प हमारे समक्ष दिए जा रहे हैं वो दो, चलो हम 3 को देखते हैं। ल क्या है हमारा? ल कैसा है? ये र ल व आपका अंतस्थ व्यंजन है, यानी सी में हमारे समक्ष 2 आना चाहिए और सी में 2 कहीं पर भी नहीं दिया गया है। तो दोस्तों, ये जो कोड दिया गया है ये कोड ही गलत बनाया गया है, कूट गलत बनाया गया है। मैं आपको आंसर बता देती हूँ। जो ग है ये क वर्ग का है और क वर्ग का कंठीय होता है। जो ध है ये त वर्ग का होता है और त वर्ग का दंतीय होता है। जो ल है ये आपका अंतस्थ व्यंजन कहलाता है और जो च है ये च वर्ग है, च वर्ग का क्या होता है? तालु। और हमारा जो सही कूट हो जाता है वो हो जाता है एकाचार। फिर बी में हमारे समक्ष आ जाता है कौन? 1, बी में 1। फिर सी में हमारे समक्ष आ जाता है 2, सी में 2 आ गया और डी में हमारे समक्ष क्या आ गया? 3 आ गया। ये हमारा सही विकल्प बन जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है। क्वेश्चन है 102 का, निम्नलिखित में से मानक शुद्ध रूप कौन सा नहीं है? मानक शुद्ध रूप कौन सा नहीं है? विकल्प हैं 11, 53, 49, 79। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 53। जो 53 है ये आपका शुद्ध मानक रूप नहीं है। अगला क्वेश्चन अष्टयाम की रचना ब्रजभाषा गद्य में करने वाले लेखक इनमें से कौन थे? विकल्प हैं नंददास, वल्लभाचार्य, गोकुलनाथ, नाभादास। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, नाभा दास। जो अष्टयाम है, अष्टयाम के रचनाकार कौन है? नाभा दास है। लेकिन दोस्तों यहाँ से ध्यान दीजिए, अष्टयाम जो है एक ब्रज भाषा की रचना है और कैसी है? एक गद्य रचना है। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? विकल्प है 1850 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर हो जाएगा डी, 1867 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105 है, काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष थे? विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू राधा कृष्ण दास, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ प्रथम अध्यक्ष पूछा है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सी, बाबू श्याम सुंदर दास। सॉरी, आंसर हमारा हो जाएगा सी और आंसर हो जाएगा बाबू राधा कृष्ण दास। प्रथम पूछा था तो क्या आ जाएगा? राधा कृष्ण दास। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कचहरियों में नागरी भाषा का प्रयोग खालिस्तान प्रारंभ हुआ? 1850 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा बी, 1900 ईस्वी में। कचहरियों में नागरी भाषा का प्रयोग कब से आरंभ हुआ था? 1900 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? क्वेश्चन ध्यान दीजिए, किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? बाकी अभी विकल्प देते हैं आपको कि कौन कौन सा विकल्प दिया गया है। विकल्प हमारे समक्ष दिए गए हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, झारखंड। सही विकल्प का चयन कीजिए, फिर आपके समक्ष विकल्प दिखाते हैं। अभी जम्मू कश्मीर है, उत्तरांचल है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड। ये विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं, जम्मू कश्मीर है, उत्तरांचल है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड। क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की जो राजभाषा है वह हिंदी नहीं है। दोस्तों अभी आगे इसको हिंदी कर दिया जाएगा, लेकिन ये कहें कि जब ये क्वेश्चन बनाया गया उस समय जम्मू कश्मीर की राजभाषा हिंदी नहीं थी। अभी क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को ये कहें कि 370 को समाप्त कर दिया गया है, तो हो सकता है कि वहाँ की राजभाषा भी क्या घोषित कर दी जाए, अपने संविधान के अनुसार ही उसमें कार्य संभव हो सके, हर क्रियाविधि संभव हो सके। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आपके समक्ष आता है तो क्वेश्चन जम्मू और कश्मीर की अभी तक क्या है, राजभाषा हिंदी नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब की गई थी? विकल्प है 1880, 1950, 1850, 1893 और 1920। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा सी, 1893 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यापक क्षेत्र में व्यवहृत होने वाली बहुसंख्यक लोगों की भाषा को कहा जाता है? विकल्प है राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा,
मातृभाषा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रभाषा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। राजभाषा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? विकल्प है अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 350। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? अनुच्छेद 344। 343 में कहा गया कि हिंदुस्तान की जो राजभाषा है वो राजभाषा कौन सी होगी? हिंदी होगी। और अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राजभाषा आयोग का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग का गठन खालिस्तान की अध्यक्षता में किया गया। विकल्प है आचार्य नरेंद्र देव, वीजी खेर, मदन मोहन मालवीय, पीडी टंडन। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बीजी खेर। राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया। अगला क्वेश्चन है, बम्बई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की गई। विकल्प है 1940 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में या 1950 ईस्वी में। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा बी, 1938 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न बोलियों को क्षेत्र के अनुसार सुमेलित कीजिए। एक तरफ हमें बोलियां दी गई हैं और दूसरी तरफ हमें क्षेत्र दिए गए हैं और बोलियों को उनके उचित क्षेत्र के अनुसार हमें सुमेलित करना है। दोस्तों ये विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं। सही क्वेश्चन का सही आंसर चूज कर मुझे आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए। सभी जानते हो बुंदेली कहाँ बोली जाती है? झांसी में बोली जाती है ना। और अवधी कहाँ बोली जाती है? आपके लखनऊ में बोली जाती है। ब्रज आगरा में बोली जाती है। कन्नौजी इटावा में बोली जाती है। और सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कुमायूनी किस राज्य की बोली है? अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, कुमायूनी किस राज्य की बोली है? विकल्प है उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या आ जाएगा? हमारा ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे समक्ष क्वेश्चन नंबर 115। उन्नाव रायबरेली जिले किस बोली क्षेत्र से संबंधित हैं? विकल्प है कन्नौजी, अवधी, खड़ी बोली। और अवधि 2 बार विकल्प में दे दिया गया है दोस्तों। उन्नाव रायबरेली जिले किस बोली क्षेत्र से संबंधित है? इन चारों में से ही आपको आंसर देना है। सही आंसर का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों यहाँ जो अवधि है, इस अवधि की जगह आप लिख लीजिएगा ब्रज। जो ब्रज भाषा है वो डी में आंसर है ब्रज। अब हमें आंसर देना है।
देखिए विकल्प 1 कन्नौजी, 2 अवधी, 3 खड़ी बोली और 4 है ब्रजभाषा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अवधी। जो उन्नाव है, रायबरेली जिला है, इसमें कौन सी बोली जाती है? अवधी भाषा के ये क्षेत्र माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र से संबंधित हैं? विकल्प है ब्रजभाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली, अवधी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा सी, खड़ी बोली। जो मेरठ के आसपास का क्षेत्र है वहाँ कौन सी बोली बोली जाती है? खड़ी बोली बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस ग्रंथ की रचना हुई थी? विकल्प है हिंदी साहित्य का इतिहास, शब्दानुशासन, अष्टयाम या इनमें सभी। ये सभी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा ए। आप सभी जानते हो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, उसकी भूमिका के रूप में ये जो था ये किसके रूप में लिखा गया? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, जनसंचार का माध्यम नहीं है। विकल्प है टीवी, रेडियो, इंटरनेट, टेलीफोन। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा डी, टेलीफोन। टेलीफोन जो है ये जनसंचार का माध्यम नहीं है, बाकी सभी क्या हैं? आपके जनसंचार के माध्यम हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? विकल्प हैं, पहला विकल्प है दो भाषाओं के बीच बोधगम्यता होती है। दूसरा है भाषा की दो बोलियों के बीच बोधगम्यता होती है। तीसरा है एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं। और चौथा है भाषा का प्रयोग साहित्य में होता है, बोली का नहीं। सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है। जो विकल्प इनमें से असत्य है उसका चुनाव कर आपको आंसर देना है। दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ए, दो भाषाओं के बीच बोधगम्यता होती है, नहीं दो बोलियों के बीच बोधगम्यता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में खालिस्तान स्वर ध्वनियां हैं। देवनागरी लिपि में खालिस्तान स्वर ध्वनियां हैं। विकल्प है 14, 11, 13, 12। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर सभी ने दे ही दिया। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 11 है। देवनागरी लिपि में जो स्वर की जो ध्वनि है वो कितनी है? 11 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अयोगवाह कहलाता है? विकल्प आपके समक्ष हैं। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। जानते ही आंसर क्या हो जाएगा? अंग और अह, ये दोनों ही आपके क्या हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संख्या की वर्तनी अशुद्ध है? विकल्प है 18, 68, 43, 82। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। 18 है। 18 जो है वो अशुद्ध वर्तनी का है। अगला क्वेश्चन देखिए, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। विकल्प है हुए, गए, पढ़ाई, लीजिए। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गए। गए ए नहीं, गए ये आना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन पुनः देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुण राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक नहीं है। ये क्वेश्चन हमारा है। विकल्प मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। विकल्प हैं इसके, बहुसंख्यक लोगों की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा, व्यापक क्षेत्र में व्यवहृत भाषा, विस्तृत शब्द भंडार भाषा। अब आपके समक्ष विकल्प दिखा दिए जाएंगे। दोस्तों ये विकल्प हैं हमारे कि क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक नहीं है। ये विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं। जल्दी से आंसर का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा बी, सरकारी कामकाज की भाषा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है, राजभाषा के प्रति सरकार के कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। ध्यान दीजिए, राजभाषा पूछा। राजभाषा के प्रति सरकार के कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। विकल्प हैं 343, 344, 346, 351। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा डी, 351। अगला क्वेश्चन है राजा लक्ष्मण सिंह आगरा से किस पत्रिका को प्रकाशित करते थे। विकल्प है समालोचना, साहित्य संदेश, प्रजा हितैषी या विशाल भारत। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा सी, प्रजा हितैषी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, परिनिष्ठित भाषा का दूसरा नाम क्या है। विकल्प है मानक भाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा या राष्ट्रभाषा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए, मानक भाषा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव कब पास किया। विकल्प है 14 सितंबर 1950, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 15 अगस्त 1947। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया था। और यही कारण है कि 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं। विकल्प है सदल मिश्र, रामप्रसाद निरंजनी, श्रद्धा राम फुलेरी, राजा लक्ष्मण सिंह। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा सी, श्रद्धा राम फुलेरी। आप सभी जानते हो कि जिसके भाग्य खुल जाएं वो फूला नहीं समाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कलकत्ता के कोर्ट
के फोर्ट विलियम कॉलेज किसका संबंध नहीं था? कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से किसका संबंध नहीं था? विकल्प है सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, लक्ष्मण सिंह। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? डी, राजा लक्ष्मण सिंह। जो लक्ष्मण सिंह थे इनका नहीं, सदल मिश्र भी कॉलेज से ही संबंधित थे, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल ये तीनों ही कॉलेज से संबंधित थे, लक्ष्मण सिंह नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र है? विकल्प है प्रजामित्र, उदंड, मार्तंड, प्रजाहितैषी, चांद। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। साप्ताहिक पूछा दोस्तों, और साप्ताहिक पूछा तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, उदंड, मार्तंड। मासिक पूछता तो क्या हो जाता? प्रजा मित्र हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में हिंदी को स्कूलों में प्रवेश दिलाने का श्रेय किस हिंदी सेवा व्यक्ति को दिया जाता है? विकल्प हमारे समक्ष दिए गए हैं। राजा लक्ष्मण सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और भारतेंदु हरिश्चंद्र। मैं विकल्प यहाँ लिख देती हूँ। सी का विकल्प हमारे समक्ष दिया गया है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सितारे हिंद। और डी का विकल्प हमारे समक्ष दिया गया है, भारतेंदु। भारतेंदु। सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है। आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा सी, शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन मूल व्यंजन नहीं है? विकल्प है क्ष, थ, ड, ज। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्ष। क्ष जो है ये आपका मूल व्यंजन नहीं है। आप सभी जानते हो मूल नहीं कैसा है, ये संयुक्त व्यंजन है। और इसकी बनावट की अगर बात करते हैं तो ये किससे बनता है? आपका क प्लस स से बना हुआ होता है, क प्लस स से। तो ये मूल व्यंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन मूर्धन्य वर्ग है? कौन सा व्यंजन मूर्धन्य वर्ग का है? विकल्प है च, ड, श, घ। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आप सभी जानते हो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ढ। जो ढ है, ट, ठ, ड, ढ, अण, ये जो ट वर्ग है ये सारा ही कैसा है? आपका मूर्धन्य व्यंजन वर्ग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि की नहीं है? विकल्प है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि की नहीं है? विकल्प हैं अस्पष्टता, निश्चितता, ध्वन्यात्मकता और नियतता। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ध्वन्यात्मकता। जो देवनागरी लिपि है ये ध्वन्यात्मक लिपि नहीं कहलाती है। कैसी है? अक्षरात्मक लिपि होती है। तो स्पष्टता भी इसकी विशेषता है और निश्चितता भी है और नियतता भी है। क्या नहीं है? ध्वन्यात्मकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं? विकल्प है 11वीं सदी, 12वीं सदी, 13वीं सदी या 15वीं सदी।
सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा, 13वीं सदी। अमीर खुसरो का जन्म कब का है, ये कमेंट करके आप लोग मुझे बताएंगे और उसके आधार पे निश्चित करेंगे कि इसका जन्म काल कौन सा माना जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 13वीं सदी। निश्चित इनका जो जन्म है, वर्ष है, इनके जन्म का जो वर्ष है वो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। अगला क्वेश्चन है, रोहतक, हिसार, करनाल में खालिस्तान बोली का क्षेत्र है। विकल्प है खड़ी बोली, बांगरू, बुंदेली या मारवाड़ी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बांगरू आ जाएगा। बांगरू किसको कहते हैं? हरियाणवी को कहा जाता है। तो रोहतक, हिसार, करनाल में हरियाणवी बोली जाती है और ये बांगरू हो। आंसर हो जाएगा बांगरू। अगला क्वेश्चन है, हतो, हते, हति किस बोली में भूतकालिक सहायक क्रिया के रूप में है। विकल्प है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली या बांगरू। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा सी, बुंदेली। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुकी हूँ आपको कि हतो, 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 हते, हति ये किस भूतकालिक सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग की जाती हैं, किसमें? बुंदेली में। अगला क्वेश्चन है, रीवा, दमोह, बालाघाट खालिस्तान बोली का क्षेत्र है। विकल्प है अवधी, बघेली, भोजपुरी या मैथिली। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, बघेली। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ओकारांत किस बोली की प्रधान प्रवृत्ति शब्द है। औकारांत किस बोली की प्रधान प्रवृत्ति शब्द है। विकल्प है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या कन्नौजी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास का रचना काल है। विकल्प है 1920 ईस्वी, 1918 ईस्वी, 1914 ईस्वी, 1910 ईस्वी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। सभी जानते ही हैं, आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1914 ईस्वी। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, भारत भारती के रचनाकार हैं। भारत भारती के रचनाकार हैं। विकल्प है हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा बी, मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती रचना है। भारत भारती का रचना काल क्या है, ये सब आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि भारत भारती का रचना काल क्या है। और दोस्तों सभी को आना चाहिए, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी कमेंट करके अवश्य आंसर दें। भारत भारती का रचना काल बहुत बार हमसे डायरेक्ट पूछा जाता है, तो हम सभी को बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए कि भारत भारती का रचना काल क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, खड़ी बोली में लाक्षणिक पदावली का प्रयोग कब अधिक हुआ। खड़ी बोली में लाक्षणिक पदावली का प्रयोग कब अधिक हुआ। विकल्प दोस्तों मैं आपके समक्ष दे देती हूँ। विकल्प है भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, छायावादी काल या प्रगतिवादी काल। सही विकल्प का आपको चयन कर आंसर देना है। अभी आपको विकल्प दिखा देते हैं। दोस्तों ये विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं। क्वेश्चन था, खड़ी बोली में लाक्षणिक पदावली का प्रयोग कब अधिक हुआ। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, छायावादी काल। खड़ी बोली का जो लाक्षणिक पदावली थी उसका प्रयोग सबसे अधिक कब हुआ था? छायावादी काल में। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, इनमें से कौन सी वर्ण द्विगुण व्यंजन कहा जाता है? विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं। विकल्प हैं। पहला विकल्प है डे, दूसरा विकल्प है अडय, तीसरा है ढ, चौथा है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्या आ जाएगा? अडय। जो अडय है ये आपका द्विगुणी व्यंजन कहलाता है, या इसको उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ संपूर्ण व्यंजन की का वर्गीकरण आपके समक्ष दिया गया है और बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, एक बार अवश्य विजिट करें। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 145 है, पानी शब्द में वर्णों की संख्या है। विकल्प है 2, 3, 4, 5। ध्यान दीजिए दोस्तों, हमसे वर्ण पूछा है, मात्रा नहीं पूछी। हाँ, वर्ण पूछा है कि पानी शब्द में वर्णों की संख्या कितनी है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। और दोस्तों इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, इसका आंसर आप ही कमेंट करके मुझे देंगे कि पानी शब्द में वर्णों की संख्या कितनी है। ये सब आप ही बताएंगे कमेंट करके कि इसमें आपने अच्छे से पढ़ा होगा छंद, और छंद में अगर हम देखते हैं तो वर्णिक छंद होते हैं और कैसे होते हैं? मात्रिक छंद होते हैं। तो दोस्तों यदि इसमें हमसे मात्रा पूछी जाए तो कितनी होगी, और इसमें वर्ण हमसे पूछे जाए तो कितना होगा? दोनों ही आंसर आप लोग मुझे देंगे कमेंट करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार ख श्रेणी का राज्य है? विकल्प है गुजरात, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, गुजरात। जानते हो गुजरात किस में आता है? आपके ख श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है, राजभाषा अधिनियम 1946 के अनुसार ख श्रेणी के राज्यों से केंद्र सरकार पत्र व्यवहार किस भाषा में कर सकती है? जो ख श्रेणी के राज्य हैं उनसे केंद्र सरकार पत्र व्यवहार किस भाषा में कर सकती है, और किस अधिनियम? राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार। विकल्प हैं हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी एवं अंग्रेजी, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। सभी जानते हैं आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है, राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? विकल्प है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, शिक्षा मंत्री या संसद। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? बी, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद ने किस पत्रिका का संपादन किया? विकल्प है प्रताप, चांद, मतवाला या इंदु। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। जानते ही हो सभी, आंसर क्या हो जाएगा? डी, इंदु पत्रिका का संपादन किसने किया? जयशंकर प्रसाद ने। अगला क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया 150। हमारे समक्ष कथन और कारण दिए गए हैं। कथन और कारण को चुनकर हमें
नीचे विकल्प है, इन विकल्प के अनुसार आंसर देना है। तो दोस्तों ये विकल्प आपको दिखा देते हैं, ये हैं आपके विकल्प और ये है क्वेश्चन। कथन कह रहा है कि उत्तर भारत में आर्य परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, द्रविड़ परिवार की नहीं। कारण है द्रविड़ परिवार संबद्ध भाषाएं दक्षिणी भारत की भाषाएं हैं, उनका संबंध भारोपीय परिवार से नहीं है। आर्य भारत के मूल निवासी थे। सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ए सही, आर अंशतः सही। दोस्तों ए हमारा सही है कि उत्तर भारत में आर्य परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, द्रविड़ की नहीं बोली जाती हैं। और इसका रीजन दिया, कारण दिया कि द्रविड़ परिवार संबद्धतः भाषाएं दक्षिणी भारत की भाषाएं हैं, इनका संबंध भारोपीय परिवार से नहीं है, आर्य भारत के मूल निवासी थे। तो जो ए है ये हमारा बिल्कुल सही है और जो आर है ये अंशतः हमारा सही है। ये आज के हमारे क्वेश्चन थे 50 क्वेश्चन। दोस्तों आशा रखती हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और वास्तव में अगर ये क्वेश्चन पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दो। दोस्तों आप ही लोग मेरा परिवार हैं और आप से ही देखो, एक परिवार से ही हम समाज जोड़ेंगे, एक समाज से हम देश जोड़ेंगे। तो दोस्तों ये जो भावना है ये वास्तव में आपके माध्यम से ही मैं साकार कर सकती हूँ। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अपने दोस्तों के पास जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी इसमें जुड़ पाएँ और हमारा जो परिवार है एक विस्तृत परिवार बन जाए। धन्यवाद।